हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो ये हैं थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉज: जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। यहाँ पर जीरोथ लॉ टेम्परेचर से रिलेटेड है, फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी से, सेकेंड लॉ चेंज इन एंट्रोपी और थर्ड लॉ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी से रिलेटेड है। तो इसमें से फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पहले ही डिस्कवर हो चुका था। जब जीरोथ लॉ का डिस्कवरी हुआ तब उसका नाम नहीं रखा गया था, तो ये हुआ कि अब इसका नाम क्या रखा जाए। तो ये छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसलिए इसका नाम फिर जीरोथ लॉ रख दिया गया। और फिर डिस्कवरी हुआ थर्ड लॉ का। तो अब इसमें से जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ देखते हैं पहले, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ बाद में देखेंगे। तो देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इफ़ टू सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम with third system, then they are also mutual in thermal equilibrium. Temperature is a property which can tell whether the system is in thermal equilibrium with another system or not. तो पहले जान लेते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम हम कैसे पता करेंगे कि कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो किसी सिस्टम का थर्मल इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हम टेम्परेचर पर ध्यान देंगे। अगर उस सिस्टम का टेम्परेचर ऑल टाइम हमेशा वो कांस्टेंट होगा तो हम बोलेंगे वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। अगर नहीं बताए तो चलो इसको भी बता देते हैं। अगर किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी टाइम के साथ वैरी ना करे तो बोलेंगे वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते हैं: मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये 3 इक्विलिब्रियम हैं। अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम किसी सिस्टम के एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसी सिस्टम को तब कहते हैं जब उस सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो। हमारा कहने का मतलब है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो हो और इंटीरियर पार्ट में भी अगर कोई फोर्स लग रहा हो तो वो भी फोर्स नेट में जीरो हो। और थर्मल इक्विलिब्रियम तब कहेंगे जब सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो ऐसा कब हो सकता है? जब सिस्टम का और इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो और सिस्टम के इंटरनल पार्ट का भी टेम्परेचर सेम हो। अगर सिस्टम के इंटरनल पार्ट में या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस हो तब तो हीट फ्लो करने लगेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। और तीसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। जब सिस्टम का कंसंट्रेशन फिक्स हो और सिस्टम के इंटरनल पार्ट में भी कोई चेंज ना हो, कंसंट्रेशन हर जगह सेम हो, तब इसे बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। और जब यही तीनों एक साथ हो, यानी कि नेट फोर्स जीरो हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो और कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना हो, फिक्स हो, तब उसे बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका सिंपल सा कहने का मतलब है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो मान लीजिए हमने 3 बॉडी ले लिया है, ए, बी एंड सी, और आपको बता दिया जाए कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी को अगर टच कराएंगे तो हीट फ्लो नहीं होगा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। उसी तरह बी और सी को, दोनों बॉडी को आपस में टच कराएंगे तो कोई हीट फ्लो नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का भी टेम्परेचर सेम है। तो ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और उसी तरह बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन हमें यह ना पता हो कि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे कि नहीं होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता चलेगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और उसी तरह बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ये मस्ट है। ठीक है, अब देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बताता है हीट और वर्क एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। द हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। तो देखते हैं, इफ़ एन इनफाइनेटेसिमल अमाउंट ऑफ हीट डी एप्सिलॉन इज गिवन इन द सिस्टम, देन सम पार्ट ऑफ दिस इज यूज्ड टू डू एक्सटर्नल वर्क dW and remaining part is used to change in its internal energy du। तो dq होता है du प्लस dW। तो यहाँ पर हम इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन लेकर चल रहे हैं तो du प्लस dW लिखे हैं। अगर साइंटिफिक साइन कन्वेंशन लेकर चलते तो du माइनस dW लिखते हैं। तो दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। ये जो प्लस माइनस साइन आ रहा है dW का, ये कन्वेंशन के अनुसार एडजस्ट हो जाता है।
तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन लेकर चलते हैं तो हम वर्क डन बाय सिस्टम के द्वारा पॉजिटिव लेते हैं वर्क, और जब साइंटिफिक साइन कन्वेंशन लेकर चलते हैं, जब डी क्यू को लिखते हैं डी यू माइनस डी डब्ल्यू, तब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क हम पॉजिटिव लेते हैं। हम 12th में साइंटिफिक साइन कन्वेंशन लेकर पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में हमारा सिस्टम के द्वारा जो वर्क होता है उस पर फोकस रहता है, इसलिए सिस्टम के द्वारा जो वर्क होता है उसको हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। और जब सिस्टम के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव होगा तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में हम एक्सटर्नल के द्वारा वर्क हम पॉजिटिव लेते हैं तो सिस्टम के द्वारा नेगेटिव अपने आप हो जाएगा। तो इस साइन प्लस माइनस में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ इंजीनियरिंग साइन लेकर ही चल रहे हैं। तो इंजीनियरिंग साइन में हमारा सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क पॉजिटिव लेंगे, तो इसलिए हमारा इक्वेशन लेकर क्या चल रहे हैं, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यहाँ डी डब्ल्यू है एक्सटर्नल वर्क डन, तो अगर किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कोई वर्क होता है तो उसको हम निगेटिव में लिखेंगे साइन के साथ, क्योंकि इस इंजीनियरिंग साइन में हम सिस्टम के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव माने, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो भी होगा वो तो निगेटिव में होने लगेगा तब, तो उसको निगेटिव में लिखेंगे। तो आपको इस पर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम वर्क डन प्लस के साथ लिखें या फिर माइनस साइन के साथ लिखें। तो एक्सटर्नल वर्क डन फिर दो पार्ट में बांटा गया है, एक DW1 है, एक DW2। DW1 को लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ PdV, तो ये है वर्क डन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, और DW2 है वर्क डन ड्यू टू अदर देन चेंज इन वॉल्यूम। तो हमारे सिलेबस में ऑलमोस्ट DW1 ही लिया जाता है, जिसको वो यानी कि वर्क डन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ही लिया जाता है, और DW2 हमेशा जीरो होता है। तो DW2 अगर जीरो रहेगा तो DW1 को हम हमेशा DW ही लिखेंगे, और उसको हमेशा समझते रहेंगे कि ये वर्क डन है वॉल्यूम के चेंज होने के कारण। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे चेंज होता है अलग अलग प्रोसेस के लिए और किस इक्वेशन में बदल जाता है। हम आइडियल गैस के लिए सभी प्रोसेस देखेंगे। तो पहला प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, और प्रोसेस का मतलब आप इतना ही समझ सकते हैं कि जब सिस्टम को एक इक्विलिब्रियम स्टेट से किसी दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में ले जाया जाता है, इसको बोलते हैं एक प्रोसेस हो रहा है। तो आइसोथर्मल का मतलब होता है एक समान टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन क्यू, जिसको हीट बोलते हैं, चेंज इन हीट इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन डब्ल्यू। तो इस इक्वेशन का मतलब है कि आप जितना भी हीट दोगे वो सारा का सारा वर्क में यूज हो जाएगा। दूसरा देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा सिस्टम का। तो वर्क डन को लिखते हैं PdV का इंटीग्रेशन। तो जब वॉल्यूम में चेंज ही नहीं होगा तो dV जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो जब चेंज इन डब्ल्यू डी जीरो हो गया तो चेंज इन क्यू चेंज इन यू के बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का मतलब है कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम जितना भी हीट देंगे सिस्टम को वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रोसेस देखते हैं। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन हीट जीरो ही होता है। तो हमें चेंज इन डब्ल्यू मिल जा रहा है माइनस टाइम चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसका मतलब है इफ़ वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव। सिस्टम के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब है कि सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी माइनस टाइम आ रहा है, उसका मतलब होगा कि टेम्परेचर सिस्टम का घट गया है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हाँ, अगर हमारा सिस्टम आइडियल गैस ना हो तब इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, आइडियल गैस के अलावा अगर कोई सिस्टम हो तो। लेकिन हम हर केस में आइडियल गैस अभी लेकर चल रहे हैं। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका सिस्टम का टेम्परेचर घट गया है, और अगर सिस्टम का वॉल्यूम घटा दिया जाए तो इसका मतलब है टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ गया है। ये आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट साइक्लिक प्रोसेस के लिए। साइक्लिक प्रोसेस करने का मतलब है कि जब सिस्टम एक स्टेट से किसी अलग अलग स्टेट से होते हुए वापस अपने इनिशियल वाले स्टेट में चला आए, तब हम बोलेंगे प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है।
अब आपको स्टेट समझ में आ रहा है कि नहीं? जब हम बोल रहे हैं इनिशियल स्टेट से अलग अलग स्टेट से होते हुए फिर वापस इनिशियल स्टेट में आ जा रहे हैं, तो इसको समझाते हैं पहले। चलिए मान लीजिए कोई सिस्टम अपने किसी इनिशियल स्टेट में है, तो इसका सिंपली मतलब यही है कि उस टाइम सिस्टम का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, उस समय कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उस समय कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो इसी को बोलते हैं स्टेट। अब इसमें से कोई भी एक क्वांटिटी या तो प्रेशर या तो वॉल्यूम या तो टेम्परेचर चेंज कर दो तो बोल देंगे स्टेट चेंज हो गया। अब मान लीजिए हमने प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर भी बढ़ा दिया और वॉल्यूम घटा दिया, तब सिस्टम एक नए स्टेट में चला जाएगा जिसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम हमें जितना बढ़ाएं घटाएं उतना हमें पता चल जाएगा। अब सिस्टम का जो भी टेम्परेचर या वॉल्यूम या प्रेशर घटाएं बढ़ाते हैं उसको ऐसे सेट किया जाए कि उस सारा जो वैल्यू है प्रेशर का, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, वो इनिशियल वाले प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से मैच कर जाए। यानी कि जो फाइनल स्टेट में हमारा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हो वो इनिशियल वाले से एग्जैक्टली मैच हो जाए। इसको बोलेंगे हमारा सिस्टम अलग अलग स्टेट से होते हुए हमारे पुनः अपने प्रीवियस वाले इनिशियल वाले स्टेट में चला आया है। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम जब भी ग्राफ बनाते हैं पी वी का या पी वर्सेस टी का या वी वर्सेस टी का, वो हमेशा एक एरिया को क्लोज्ड करता है और इसीलिए इंटीग्रेशन के ऊपर हम एक जीरो टाइप का निशान लगाए हैं जिसका मतलब है कि हमारा प्रोसेस है वो क्लोज्ड है, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होगा, चाहे आइडियल गैस ले लो या फिर कोई और सिस्टम ले लो, आइडियल गैस के अलावा भी सबके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए। क्योंकि जो इनिशियल में टेम्परेचर, वॉल्यूम या प्रेशर रह रहा है वही बाद में भी हो जा रहा है। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के बराबर हो जा रहा है और फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के बराबर हो जा रहा है। तो कोई भी सिस्टम हो साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होगा। साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी हम देखते हैं कि दिया गया हीट वर्क डन में यूज हो जाएगा। तो एक और प्रोसेस है जिसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, इसको भी देख लेते हैं। द एडियाबैटिक एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। कहने का मतलब है कि जब सिस्टम वैक्यूम में एक्सपेंड होगा यानी कि सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा तो कोई एक्सटर्नल एजेंट ऐसा है ही नहीं इसको रोकने वाला, तो प्रेशर जीरो होगा और वर्क डन डिफाइन होता है पीडीवी से, यानी कि जब प्रेशर जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो डी क्यू भी जीरो होगा, डी डब्ल्यू जीरो हो गया, डी क्यू जीरो हो गया, तो इसका मतलब हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि फाइनल इंटरनल एनर्जी और इनिशियल इंटरनल एनर्जी बराबर है। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब है अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। का मतलब है कि जब हमारा सिस्टम आइडियल गैस हो तो फ्री एक्सपेंशन के केस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है।